जल्दी से छापिए इसे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत और भारत की टेरिटरी कहां से कहां कैसे बनी, सारी चीजें एक के बाद एक पढ़ने जा रहे हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसके अंदर है। तो कोई आपसे पूछे कि संविधान के अंदर जो पार्ट 1 है वो किसके बारे में कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और आर्टिकल उसमें 1 to 4 आते हैं, 1 से लेके 4 तक उसमें आर्टिकल्स आते हैं। तो अब आर्टिकल 1 क्या है, ये एक्चुअल में बताता है कि हमारे देश का नाम क्या है और उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया दैट इज भारत एंड इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं चाहूंगा सिर्फ आप यही लाइन लिखें, बाकी आगे की लाइंस आपको कंफ्यूज करेगी, फिलहाल आप वो छोड़ दीजिए, इनको बाद में मैं बता दूंगा। तो कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में पहला जो है वो ये है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा जी, संघ होगा। यही लाइंस आपने कॉपी करनी, रिमेनिंग लाइंस फिलहाल आपने स्किप करने, इनको बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया ही भारत है। एक्चुअली 1947 में आजाद जब हम हुए ना, तो तब काफी डाउट्स थी कि नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये नाम हमारा अपना खुद का दिया है वो नहीं है। ये थोड़ा सा नाम जो इंडिया है ये अंग्रेजों का यूं मान लीजिए, या फिर जो ग्रीक देशों से व्यापारी आए, ट्रेडर आए, उन्होंने हमारा नाम रखा। ठीक है जी। तो ये इसमें कहा गया है कि जो इंडिया है वो भारत ही है। ठीक है जी। अब यूनियन शब्द आया कहां से, यूके से, और फेडरेशन शब्द कहां से आया जी, यूएसए से। कन्फेडरेशन जो होती है ना, वो कई देशों का समूह होता है, तो तीनों शब्दों में फर्क होता है। संघ मने फेडरेशन, ठीक है जी। और एकात्मक क्या होता है जी, अच्छा सॉरी, यूनियन का मतलब ही संघ है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, और कन्फेडरेशन का मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। पर इनमें फर्क है। जैसे यूके के अंदर का जो संघ है ना, यूनियन जो है, उसमें स्टेट्स काफी कमजोर है, सेंटर काफी मजबूत है। जो फेडरेशन वाला संघ है हिंदी में, उस जैसे यूएसए में है, तो वहां पे स्टेट्स काफी स्ट्रांग हैं, उनको ब्रेक हम नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो यहाँ की सरकार होती है, केंद्र सरकार, वो चाहे तो किसी भी राज्य को 2 हिस्सों में तोड़ सकती है। जैसे यूपी को तोड़ा और उत्तराखंड बन गया वहां से, बिहार को तोड़ा और झारखंड बन गया वहां से, उधर ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो कन्फेडरेशन होती है उसका मीनिंग भी संघ है, परंतु वो कई देशों का मिला जुला क्या होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है। मतलब अगर कोई देश जाना चाहे तो वहां से जा सकता है, कोई जरूरत नहीं कि आपको लगातार वहां उसी उसमें रहना है। तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने यूनियन शब्द कहां से लिया भाई, यूके, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, अंग्रेजी में देखें तो भारत क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, माने भारत राज्यों का संघ होगा। तो कोई आपसे पूछे कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये जो आइडिया है कहां से लिया गया है, यूके से। क्योंकि हिंदी वालों के लिए यूनियन भी संघ है और फेडरेशन भी संघ है। इस कारण से हिंदी माध्यम के बच्चों को बड़े एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ज्यादातर शब्द जो वहां से लिए गए हैं, उन शब्दों को बिना समझे हुए बात नहीं बनती है। और वो जो शब्द हैं यूके यूएसए वाले, वो अंग्रेजी में है, उनका अनुवाद जब हिंदी में किया गया है तो वो अनुवाद कच्चे कच्चे पक्के अनुवाद है वो, जिस कारण दिक्कत आती है। तो लिखेगा इसमें आप लिखेगा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। और ये विचार, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम यूके, और ये विचार इंग्लैंड से लिया गया है, और ये विचार इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है जी, समझा आप? ठीक है जी।
ये जो विचार है कहां से ले गए भाई? यूके से। अब अंबेडकर ने इस बारे में क्या विचार दिए? अंबेडकर ने कहा कि हमारा जो ये संघ है वो यूएसए वाला नहीं है, हमारा ये संघ कहां से वाला है? यूके वाला है। क्योंकि यहाँ की जो स्टेट्स है ना वो अलग नहीं हो सकती है। मैंने अगर पंजाब चाहे कि मैंने भारत से अलग होना है, उसे होने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर कहे कि मैंने इंडिया से अलग होना है, उसे होने नहीं दिया जाएगा। यूपी कहे, केरल कहे, हिमाचल कहे, कोई भी कहे, उनको इजाजत नहीं है। मगर यूएसए में यदि कोई उनकी स्टेट कहे कि हमें आपसे अलग होना है तो वेलकम हो जाइए। ऐसा है वहां पे। यहां ऐसा नहीं है। जैसे ब्रिटेन के अंदर कोई स्टेट कहे कि मुझे ब्रिटेन से अलग होना है, स्टेट अलाउड उनको नहीं है। तो कहीं ना कहीं रीजन क्या है कि जो भारत देश है ना वो राज्यों के एग्रीमेंट से नहीं बना है। ये नहीं कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा पहले से थे या केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पहले से थे। उन राज्यों ने आपस में क्या किया? एग्रीमेंट, और हिंदुस्तान बना। ऐसा नहीं है भाई। हिंदुस्तान के लिए केरल से लेके ऊपर तक सभी लोगों ने जान की आहुति दी है, फिर देश आजाद हुआ है। तो यहां पे पहले राज्य नहीं बने थे, यहां पहले क्या बना? देश बना, भारत देश बना। भारत देश बनने के बाद यहां पे बने थे राज्य, बने स्टेट्स बनी थी। तो यूएसए में क्या हुआ था? अमेरिका में स्टेट्स ने आपस में क्या किया था? एग्रीमेंट, और फिर देश बना। हमारे यहां क्या हुआ? पहले देश बना, फिर क्या बने? स्टेट्स। जैसे हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हम इसकी बात करें तो ये 1971 में से मिला फुल स्टेटहुड। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ फुल स्टेटहुड। ठीक है, नहीं है? पुरानी बात करेंगे तो 1948 में ये जो है वो चीफ कमिश्नर के अंडर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था 1948 में, 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर। ठीक है जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 1951 में जब चुनाव हुए तो फिर ये क्लास सी बन गया, राइट, विधानसभा ऐसा कर दिया गया। 1956 में यूनियन टेरिटरी बन गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे सफर हुआ। तो मेरे बोलने का सिर्फ मतलब एक है कि हमारे देश में देखा जाए तो भारत देश पहले बना और राज्य बाद में क्रिएट हुए। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि हमारा देश राज्यों क्या अपने एग्रीमेंट से क्रिएट नहीं हुआ, कि राज्यों ने आपस में कुछ सौदा किया, एग्रीमेंट किया और हो गया ना। इसलिए उनको अलग होने का राइट नहीं है। लिखिएगा, अंबेडकर के ये विचार थे। अंबेडकर हैड द ओपिनियन, अंबेडकर के ये विचार थे, अंबेडकर हैड द ओपिनियन कि भारत राज्यों के आपसे समझौते से नहीं बना है। दैट इंडिया इज नॉट क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों के अपने समझौते से नहीं बना है। दैट इंडिया इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स। इसलिए राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। दैट्स व्हाई स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन, फ्रॉम इंडिया, ऐसे लिख दीजिएगा। स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन। ठीक है जी। अब इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है कि एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब देश टूट नहीं सकता है, राज्य टूट सकते हैं। एक तरह से विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। यूएसए में क्या है? एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब देश को तो आप तोड़ नहीं पाएंगे पर राज्यों को भी आप जो है तोड़ नहीं पाएंगे। ये यूएसए के बारे में कहा जाता है, यूएस के बारे में कहा जाता है। मैं चाहूंगा इंग्लिश वाले ये नोट करें और हिंदी वाले वहां पे नोट कर लें, ताकि आपको मालूम चले कि भारत और यूएस में एक तरह से डिफरेंस क्या है, उनके मॉडल में क्या डिफरेंस है, उनके काम में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। बन गए जी।
हो गया जी नोट। तो अब इनके बीच में डिफरेंस तो आपको समझा चुका हूं मैं, इसमें कोई और बात नहीं है। एक्वायर्ड टेरिटरी की हम बात करेंगे। एक्वायर्ड टेरिटरी या अधिग्रहित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक होता है कि हमारा देश आजाद हुआ, अच्छी बात है, देश आजाद हो गया, मगर उसके बाद जो है कुछ नए एरियाज हो सकता है कि भारत ने अपने आर्मी के दम पर अपने कब्जे में किए हों, तो उनका क्या क्या बोलते हैं उनको फिर? एक्वायर्ड टेरिटरी। देखिए, भारत की आजादी के बाद गोवा उसका हिस्सा नहीं था, पुडुचेरी उसका हिस्सा नहीं था, ये बाद में ऐड हुए हैं भारत में। भारत ने इन पर सैन्य कार्रवाई की थी। आइए समझते हैं बात को। देखिए, तीन तरह के अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं। एक होता है अधिवेशन के जरिए, सेशन है, प्लेबिसिट है, कोई ट्रीटी है, खरीदा आपने, गिफ्ट दे दी, लीज दे दी, एक तरीका ये होता है। जैसे मान लो अगर यूएसए या कोई और देश भारत को लीज पर कोई एरिया दे देता है तो वो भी एक्वायर्ड क्या होगी? टेरिटरी मानी जाएगी। एक होता ऑक्यूपेशन, माने व्यवसाय एक तरह से, या कब्जा रहित पर कब्जा, माने वो एरिया किसी का था नहीं तो भारत ने मान लो जैसे वहां पर कब्जा कर लिया, इसे बोलते हैं पोजेशन अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपेशन ऑफ पोजेशन अनऑक्यूपाइड। और तीसरा होता है सबजुगेशन, मतलब किसी जगह के राजा को या शासक को हराना और उसे अपने कब्जे में करना। ये तीन टाइप्स के होते हैं। मैं चाहूंगा आप इन्हें नोट कर लें एक बार। हाँ जी, लीज होता है कि कुछ समय के लिए किसी को कोई चीज देना, किराए पे कह सकते हैं आप, किराए पे देना कोई चीज। आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रांस। मैं बता दूं, फ्रांस के साथ आज भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। फ्रांस के अंदर चंद्र नागौर नाम की जगह थी, चंद्र नागौर नाम की जगह फ्रांस के अधीन थी, जो वेस्ट बंगाल में आता है। 1954 में फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार के साथ एक ट्रीटी की, एक समझौता किया और उसे इंडिया को दे दिया। समझा? पुडुचेरी, कराईकाल, यानम यानम और माहे, ये चार छोटे छोटे क्षेत्र फ्रांस ने भारत को दिए थे। तो एग्जाम में आया कि पुडुचेरी, कराईकाल, यानम और माहे ये किस कंट्री के कब्जे में थे भारत में शामिल होने से पहले? तो उत्तर क्या होगा? फ्रांस के थे। भारत में मुख्यतः से 4-5 कंपनियों ने जो है शासन किया। समझे आप लोग? जैसे एक हो गए पुर्तगाली, दूसरे अंग्रेज, ब्रिटिश, तीसरे फ्रेंच, राइट, एंड चौथे जो है वो डच। तो फ्रेंच का भी दबदबा यहां पे था, फ्रांसीसियों का। अगली बात करें हम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने एक एग्रीमेंट के साथ, ट्रीटी के साथ। तो सिक्किम ने और जम्मू कश्मीर ने भारत सरकार के साथ तय किया समझौता, और समझौता करने के बाद ये हिस्सा बने थे भारत का। जम्मू कश्मीर बना 1948 में और सिक्किम बन गया था लगभग 1972 में। ठीक है जी। तो सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था। सिक्किम को लगा कि यार भारत में मिलना क्या है मेरे लिए सही, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक क्या है देश। उसका ऑप्शन क्या थी? या तो भूटान में मिल जाए वो, या फिर बगल में चीन में है मिल जाए, या फिर भारत में। तो उसने चुना किसको? इंडिया को। इसलिए भूटान आज कहीं, सॉरी, सिक्किम आज कहीं ना कहीं बहुत उपलब्धि हासिल कर रहा है। जूनागढ़ जो है 20 फरवरी 1948 को भारत के साथ मिला एक समझौते के साथ। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। 1947 में आजाद होने के बावजूद भारत के भीतर कई ऐसी जगहें थी जहां के राजाओं ने कहा कि हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, तो समझौता हुआ था। एक हैदराबाद है जी। तो हैदराबाद जो प्रांत था वो 1948 में भारत का हिस्सा बना, भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करके। नोट करिए सारी चीजों को, उनको जल्दी से।
हो गए जी। कल मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा क्षेत्र जो है भारत का हिस्सा बना था, स्पेशली जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में पक्का पूछूंगा। एक होता है ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने कहा कि कुछ एरिया था जिस पर किसी का कब्जा नहीं था, वो अनऑक्यूपाइड था। कई बार होता क्या गाइस, जैसे समुद्र है ना, ऐसे समुद्र है मान लीजिए, कई बार क्या होता है, कोई साइक्लोन, कोई चक्रवात चलता है, तो इस कारण से कई बार नीचे का जो भूमि है वो ऊपर आ जाता है, तो टापू बन जाता है। वो मैंने पहले टापू वहां था ही नहीं, अब टापू वहां आ गया, तो इसलिए इस तरह के एरिया पर जो पहले पहुंच गया उसने कब्जा कर लेना। तो न्यू मोरे कई बार एग्जाम के अंदर आता है। न्यू मोरे नाम का जो आइलैंड है वो, इस पर किसका कब्जा है? भारत का। और ये पहले था नहीं, 1970 में भोला नाम का क्या आया था, चक्रवात, इस चक्रवात से क्रिएट हुआ था। और 7 जुलाई 2015 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मैंने जो इंटरनेशनल कोर्ट, उसने कहा था कि इंडिया का है, राइट। पर खैर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लिखिएगा, न्यू मोरे जो आइलैंड है, आप इसे लिखिएगा, न्यू मोरे जो आइलैंड है, मैंने जो टापू है, वो भोला चक्रवात से 1970 में बना था। इसे कुछ ऐसा लिखिए इसके नीचे, न्यू मोरे जो आइलैंड है या टापू है, वो भोला जो चक्रवात है, उस चक्रवात के कारण 1970 में क्रिएट हुआ। जैसे मैंने कहा कि जो अनऑक्यूपाइड होता है, जो कब्जा रहित जगह होती है, वहां पे कब्जा अगर आपने पहले कर ली तो आपका हो जाता है। और सब्जुगेशन का मतलब यह है कि किसी देश को दबाकर, डराकर, हराकर। पुर्तगालियों की बात करेंगे, पुर्तगाली मानने को तैयार नहीं थे। फ्रांस के सरकार ने तो कहा कोई बात नहीं यार, तुम रखो इसको, शांति से मामला सुलझ गया। तो पुर्तगाल की सरकार अड़ियल थी, वो अपना एरिया यहां छोड़ना नहीं चाह रहे थे, सॉरी मतलब देना हमको नहीं चाह रहे थे। तो 1954 में दादरा और नगर हवेली जो है वो भारत ने अपने कब्जे में कर लिया। और 1961 में गोवा, दमन, दीव भी भारत ने अपने कब्जे में कर लिया। तो एग्जाम में आ सकता है कि दमन, दीव, गोवा या दादरा नगर हवेली भारत का हिस्सा होने से पहले किस कंट्री का हिस्सा थे? क्योंकि भारत में 4 कंपनियां आई थी मेनली। कौन कौन सी? पहले बोलेंगे पुर्तगाली कंपनी, पोर्टुगीज, फिर कौन आए? ब्रिटिश आए, फ्रेंच, डच लास्ट, फ्रेंच लास्ट में आए थे, डच नंबर 3 पे आए थे, फ्रांसीसी जो थे वो आखिर में आए और आखिरी में गए थे, ऐसे रट्टा मार सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए लिखिए इसके अंदर, डन है। तो 1954 में दादरा नगर हवेली भारत का हिस्सा बने, और 1961 में गोवा, अच्छा मैं एक लाइन उल्टी बोल दी, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे आखिर में कौन गए थे यहां से? नहीं नहीं, पुर्तगाली ही सबसे आखिर में, क्योंकि 1961 में गोवा और दमन दीव किनसे आजाद हुआ था? पुर्तगालियों से। तो आखिर में कौन निकला यहां से? पुर्तगाली। सबसे पहले आया कौन था? वही वास्को डिगामा, 1498 का समय साल, वास्को डिगामा ने कदम रखा केरल कोस्ट में, राइट। जमूरियन किंगडम ने उसका स्वागत किया और इस तरह से वो आया था आगे। चलिए लिखा अपने गोवा, दमन, दीव। तो गोवा और दमन दीव किस साल में भारत का हिस्सा बना? 1961 के अंदर। तो आज भी अगर आप गोवा जाएंगे तो आपको वहां पुर्तगाली कल्चर मिलेगा, वहां के कपड़े, वहां का खान पीन, वहां का म्यूजिक, सारा आपको पुर्तगाली दिखेगा वहां पे। ठीक है जी, क्या हो रहा है ये? चलिए लिखिए गोवा, दमन और दीव। आप थोड़ी डिटेलिंग हम करने वाले हैं जी। गोवा ये है भाई आपका, ठीक है जी। तो गोवा, दमन और दीव जो है 19 दिसंबर 1961 में भारत का हिस्सा बने, और ऑपरेशन विजय के जरिए इनको अपने कब्जे में किया गया था। ऑपरेशन विजय के जरिए इनको अपने कब्जे में किया गया था, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के बाद हम बात करें
30 मई 1987 को दमन द्वीप को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा बना 25th स्टेट। तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि गोवा जो है भारत का कौन सा वाला राज्य था, 25th स्टेट था, वो 25वां राज्य था गोवा भारत का। समझे भाई बात को? तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगी, जो मेरे हैंडआउट्स हैं वहीं पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। नोट हुआ जी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय, कई बार एग्जाम में आता है कि ऑपरेशन विजय जो है वो के तहत कौन सा जो है वो क्षेत्र आजाद हुआ था। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय यहाँ के शासक थे। 20 फरवरी 1948 को ये जूनागढ़ है गुजरात के बीचों बीच में। जूनागढ़ ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि जूनागढ़ किस क्षेत्र में पड़ता था, गुजरात में। इसे 20 फरवरी 1948 में भारत का हिस्सा बनाया गया। कैसे? व्हाट इज प्लेबिसिट? जनमत संग्रह है। क्या बोलते हैं इसको? जनमत संग्रह है। भारत सरकार ने यहां के लोगों का कि वोट करो तुम, कि तुम इस राज्य के साथ हो या भारत सरकार के साथ हो। तो यहां के लोगों ने वोट किया कि वी आर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर कब्जा कर लिया इसके ऊपर, प्लेबिसिट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसको लिख लीजिएगा जी, थोड़ा सा डेट डाल दीजिए। जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बना। और ऐसे लिखिएगा, मोहम्मद महाबत खान वाज द रूलर ऑफ जूनागढ़। मोहम्मद महाबत खान जी थ्री वाज रूलर ऑफ जूनागढ़। मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय जूनागढ़ के शासक थे। भारत की आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के बाद इन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। ही वॉन्टेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। इन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। इसलिए भारत सरकार ने, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए प्लेबिसिट इन जूनागढ़। इसलिए भारत सरकार ने एक जनमत संग्रह चलाया और इसमें कहा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इसके अंडर ही रहना चाहते हैं या भारत में आना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने कहा भारत के साथ, तो फिर इंडिया का पार्ट बन गया था। कुछ ऐसी भाषा में आप लिख लीजिएगा कि लोगों से वोटिंग करवाई गई थी कि तुम इसके अंडर रहना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या भारत का तुम हिस्सा बनना चाहते हो। तो यहां के लोगों ने कहा कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे आप अपनी भाषा में नोट कर लीजिएगा। और कल बहुत ही मजेदार बातें डिस्कस करने वाले हैं जी, राइट? चलिए इतना सब पढ़ के आना, कल मैं आपसे पूछूंगा। आज फिलहाल इतना है।